गुलाम बाजार से बाहर आते हुए वांग यफेई सबसे आगे था, उसके पीछे दो खूबसूरत लड़कियां थीं। वे बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं और उनकी दिखावट पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों से बहुत मिलती-जुलती है, लेकिन उनकी आंखें सितारों की तरह चमकदार और सुंदर हैं, चमकती हुई, और उनका स्वभाव और आकृति भी उत्कृष्ट है। दोनों लड़कियां बहुत उत्साहित थीं, लेकिन थोड़ी घबराई हुई भी थीं। गुलामों का बाजार उनके जैसे जवान और खूबसूरत गुलामों के लिए नर था, लेकिन मालिक के पीछे चलने से उन्हें एक अनजानी नियति का सामना करना पड़ता। लेकिन कोई बात नहीं, यह गुलाम बाजार में रहने से बेहतर है, जहां कोई उम्मीद नहीं है। तुम्हारे नाम क्या हैं? वांग यी ने बिना सिर घुमाए पूछा। जाने से पहले वह उन दोनों लड़कियों को अपने साथ इसलिए ले गया क्योंकि उनकी नजरें पहले ही उसे छू चुकी थीं। और हाँ, यह बस एक छोटा सा प्रयास था और कुछ शब्द उन दोनों लड़कियों की जिंदगी बदल सकते थे, इसलिए वांग यी ने उनकी मदद करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। लेकिन पूरे गुलाम बाजार की तरह, जिसमें अनगिनत गुलाम थे, वह भी शक्तिहीन था। मास्टर, मेरा नाम मोना है। मास्टर, मेरा नाम युनशा है। दोनों लड़कियों ने आदरपूर्वक कहा। आपकी शक्ल देखकर लगता है कि आप बहनें हैं, है ना? वांग यी ने पूछा। हाँ मास्टर। वांग यी होटल वापस आते हुए दोनों से बातें करता रहा। जिस वीआईपी कमरे में वह रुका था, वह बहुत बड़ा था, जिसमें एक से ज्यादा कमरे थे, इसलिए वे अलग-अलग सो सकते थे। वांग यी ने ऑनलाइन एक चिक 69 अंतरिक्ष यान भी मंगवाया। यह एक उड़न तश्तरी के आकार का अंतरिक्ष यान है जिसका व्यास कई 100 मीटर है। यह अंधेरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति से 5 गुना तेज गति से उड़ सकता है। सी श्रेणी के अंतरिक्ष यानों में यह उड़ान गति बहुत अच्छी है। इसकी कीमत वांग यी को 48.5 अरब ब्लैक ड्रैगन कॉइन पड़ी। एक बार जब आप ऑर्डर दे देंगे तो अंतरिक्ष यान 3 दिनों के भीतर क्यूलोंग स्टार तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है। मुझे लुओ फैंग से सीखना होगा और एक एलियन बेस ढूंढना होगा। मुझे याद है कि मूल उपन्यास बैलान स्टार पर था और वहां एक कस्टम निर्मित महल था। वांग यी बड़े कमरे में सोफे पर बैठे थे जहां वह आराम कर रहे थे, होटल के अपने नेटवर्क उपकरण का उपयोग करके इंटरनेट सर्फिंग कर रहे थे और एक-एक करके होलोग्राफिक चित्र खोल रहे थे। अगले दिन वांग यी ने क्यूलोंग स्टार पर फिर से साइन इन करना शुरू कर दिया। हालांकि पूरे क्यूलोंग स्टार के शक्तिशाली लोगों के निवास स्थानों में बाहरी लोगों को प्रवेश की अनुमति लगभग कभी नहीं होती। वहां कई पहरेदार या बुद्धिमान प्रणालियां उनकी निगरानी करती हैं, इसलिए उनके पास पहुंचना भी असंभव है। कियानबू डोजो और वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी जैसी बहुत कम जगहें हैं जो बाहरी लोगों को प्रवेश करने और साइन इन आवश्यकताओं को पूरा करने की अनुमति देती हैं। वांग यी ने काफी देर तक खोजबीन की, उसके बाद उन्हें एक ब्रह्मांडीय स्तर के ताकतवर व्यक्ति का निवास मिला, जिसका निवास छोटा था और सुरक्षा भी कम सख्त थी, और उन्होंने 100 मीटर की सीमा के पास ही हस्ताक्षर कर दिए। डिंग, सफलतापूर्वक साइन इन करने के लिए होस्ट को बधाई, इनाम, एक हेला डायमंड। हेला ड्रिल को पैनल स्थान में रखा गया है। इस स्थान पर आप जितने चेक इन कर सकते हैं, उनकी संख्या है 0। जब वांग यी ने इस हेला डायमंड को देखा, तो उसे पता चला कि यह वास्तव में एक कीमती धातु है, लेकिन इसका मूल्य इसके व्यवहारिक मूल्य से कहीं ज्यादा है, यानी पृथ्वी पर मौजूद सोने के बराबर। वांग यी के लिए इसका एकमात्र उपयोग इसे किसी खजाने की दुकान में थोड़े से पैसों में बेचना था। लेकिन अब उसे इस थोड़े से पैसे की जरूरत नहीं थी, इसलिए वह इतना आलसी था कि उसने प्रयास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसे अंतरिक्ष रिंग में फेंक दिया। क्यूलोंग स्टार पर पहुंचने के 10वें दिन वांग यी द्वारा आदेशित चिक 69 अंतरिक्ष यान वितरित किया गया और वांग यी इसे प्राप्त करने के लिए बंदरगाह पर गए। इस अंतरिक्ष यान का व्यास लगभग 250 मीटर है और इसका बाहरी आवरण C9 ग्रेड मिश्र धातु से बना है। ब्रह्मांडीय स्तर के 7वें या 8वें स्तर के बलवान को भी इसे नष्ट करने के लिए कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। यह 3 परतों में बटा है, ऊपरी और निचली। अंतरिक्ष यान प्राप्त करने के बाद वांग यी ने बरमूडा से अंतरिक्ष यान की बुद्धिमान प्रणाली का नियंत्रण लेने को कहा। टुआनजी नया घर मिलने से बहुत उत्साहित लग रहा था। उसी दिन दोपहर में वांग यी द्वारा केबाउस्टो से खरीदी गई गृह रक्षा प्रणाली भी वितरित कर दी गई। यह 10,000 मीटर से अधिक लंबे 3 परिवहन जहाजों से सुसज्जित थी। ये 3 बी श्रेणी के परिवहन जहाज मुफ्त उपहार के बराबर थे और वांग यी के साथ क्यूलोंग स्टार से रवाना होंगे। पूरी प्रक्रिया बरमूडा के बुद्धिमान जीवन द्वारा व्यवस्थित की जाएगी और वांग यी को इन उपकरणों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इन दिनों के दौरान आभासी ब्रह्मांड में गुप्त तकनीकों का अभ्यास करने और लड़ाई करने के अलावा वांग यी क्यूलोंग स्टार पर साइन इन करने के लिए एक जगह की तलाश कर रहा था और कुछ ऐसी चीजें खरीद रहा था जिन्हें वह पृथ्वी पर वापस ले जाना चाहता था। वांग यी के क्यूलोंग स्टार पहुंचने के बाद से यह 15वां दिन है। वांग यी के सहायक ऑप्टिकल कंप्यूटर का संचारक बज उठा। श्रीमान वांग यी, आपके द्वारा अनुरोधित सामान ग्रह के डॉकिंग पोर्ट पर पहुंच गया है। क्या आपके पास आकर सामान सौंपने का समय है? संचारक से दास बाजार के प्रभारी व्यक्ति की सम्मानजनक आवाज आई। वांग यी के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब वह क्यूलोंग शहर के एक खुले रेस्तरां में खाना खा रहे थे। बस वहीं मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। उनके बगल में बैठी 2 बहनें भी मेज पर बैठी थीं, लेकिन वे अभी भी बहुत संयमित दिख रही थीं। वांग यी खड़े हुए और उनसे कहा, चलो ग्रह के डॉकिंग पोर्ट पर चलते हैं। यहां से निकलने का समय हो गया है। जी हाँ, गुरु। दोनों बहनों ने एक साथ स्पष्ट स्वर में कहा और वांग यी के पीछे आज्ञाकारी भाव से चल दी। वे कुछ समय से इस नए गुरु के साथ थीं और जानती थीं कि इस गुरु का इतिहास बहुत अच्छा है, व्यक्तित्व अच्छा है और उनके साथ घुलना मिलना आसान है। उनके लिए ऐसे सौम्य गुरु का अनुसरण करना और उनका संरक्षण प्राप्त करना पहले से ही एक अच्छा परिणाम है। विदेशी अंतरिक्ष यान को क्यूलोंग स्टार में प्रवेश करते समय डॉकिंग पोर्ट में प्रवेश करना होगा।
वांग यी के अनुरोध के कारण विक्रेता ने भी अंतरिक्ष यान को बंदरगाह पर खड़ा कर दिया तथा लेन-देन के लिए बड़े ग्राहक वांग यी के आने का इंतजार करने लगा। वांग यी 2 दासियों और 2 चांदी के रक्षकों के साथ उस विशाल चांदी के शहर की ओर उड़े जहां अंतरिक्ष यान खड़ा था। निर्धारित स्थान पर उन्होंने एक विशाल उड़न तश्तरी के आकार का अंतरिक्ष यान खड़ा देखा। दास मॉल का पूर्व प्रमुख वहां एक लंबी सुंदर महिला के साथ खड़ा था जिसकी त्वचा हरी थी और माथे पर 2 तंबू थे। उन दोनों के पीछे कई स्टार स्तर के 9वें क्रम के अंगरक्षक एक समान नीले कवच पहने हुए थे। श्री वांग यी, ये हमारे सुपरवाइजर हैं। क्यूलोंग स्टार का सारा काम इन्हीं के जिम्मे है। दुबले पतले गंजे आदमी ने आदरपूर्वक परिचय कराया। श्री वांग यी, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे अपना परिचय देने दीजिए। मेरा नाम रोजलिन है। हरे रंग की खूबसूरत महिला मुस्कुराई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को संक्षिप्त अभिवादन दिया और फिर एक साथ विशाल अंतरिक्ष यान की पहली मंजिल पर चले गए। श्रीमान वांग यी, इस बार आपने जिन 5 तारकीय श्रेणी 9वीं रैंक के मेंटर और 5 तारकीय श्रेणी 9वीं रैंक के योद्धाओं का अनुरोध किया था, वे सभी यहाँ हैं। और हाँ, हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी आपके लिए तीसरी से 5वीं रैंक तक के 100 तारकीय श्रेणी 9वीं रैंक के मेंटर और 10,000 ग्रहीय श्रेणी 9वीं रैंक के मेंटरों का सावधानीपूर्वक चयन किया है। खूबसूरत महिला रोजलिन ने केबिन के अंदर घनी भीड़ की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। आपके अनुरोध के कारण ये सभी माशी जनजाति से हैं और सभी युवा और मजबूत पुरुष हैं। वांग यी ने मूल रूप से उपहार के रूप में 130 से 6 स्तर के स्टार ग्रेड दासों का अनुरोध किया था, लेकिन एक बड़े ग्राहक वांग यी को खुश करने के लिए दास व्यापारी ने विशेष रूप से 130 से 5वें स्तर के स्टार ग्रेड अध्यात्मवादियों का चयन किया और उन्हें उसके पास भेज दिया, जिससे वांग यी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वांग यी ने मूल रूप से सोचा था कि दास व्यापारी 100 से अधिक तीसरे स्तर के स्तर के योद्धाओं को भेजेगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष इतना उदार होगा। जहां तक 10,000 ग्रह स्तरीय 9वें क्रम के अध्यात्मवादियों का प्रश्न है, उनका कुल मूल्य केवल कुछ 100 मिलियन है, जो 100 बिलियन से अधिक मूल्य के विशाल लेनदेन की तुलना में कुछ भी नहीं है। वांग यी ने सिर हिलाया और देखा। वे माशी लोग धरती के इंसानों जैसे ही लग रहे थे। ज्यादातर के बाल काले और आंखें अंबर रंग की थीं। पुरुष लंबे और मजबूत थे और औरतें लंबी और मोटी थीं। अगर आप सिर्फ उनकी शक्ल देखें तो यह बताना मुश्किल होगा कि वे एलियन थे। बुरा नहीं है, मैं बहुत संतुष्ट हूं। वांग यी इसे पढ़कर मुस्कुराया। ऐसे में मिस्टर वांग यी, चलिए अब लेन देन शुरू करते हैं, रोजलिन ने मुस्कुराते हुए कहा। 9 दिन बाद आकाशगंगा का एक ग्रह व्हाइट ऑर्किड पृथ्वी से 11,800 प्रकाश वर्ष दूर है। चूंकि पूरा ग्रह अत्यंत कम तापमान और कम जनसंख्या वाले ठंडे वातावरण में रहता है, इसलिए बैलान स्टार की आबादी शहरों में केंद्रित है। शहरों के बाहर बड़े बड़े उजाड़ इलाके हैं जिनका इस्तेमाल बड़े गोदामों के रूप में किया जाता है। जहां तक यूनमो स्टार के मालिक वांग यी की बात है, उन्होंने गुप्त अंतरिक्ष विधि का इस्तेमाल करके अंधेरे ब्रह्मांड में निर्देशांकों को छिपाया, जो पृथ्वी के लगभग 1000 प्रकाश वर्ष के बराबर थे। छिपे हुए निर्देशांकों को ढूंढना बेहद मुश्किल है और कुछ ही अमर बलवान इसे कर पाते हैं। इसलिए बाबाता, जो आसानी से छिपे हुए निर्देशांकों को ढूंढ सकता था, और वांग यी, जिसने साइन इन करके संबंधित निर्देशांक प्राप्त किए थे, के अलावा अन्य अंतरिक्ष यान सीधे पृथ्वी तक नहीं पहुंच सके और केवल धीमी गति से ही उड़ान भर सके। बाइलांशिंग वह महत्वपूर्ण स्थान है जिसका उपयोग वांग यी बाहरी दुनिया के साथ संवाद करने के लिए करते हैं। आखिरकार, अगर वांग यी ने ब्रह्मांड में कुछ खरीदा भी, तो उसे पृथ्वी पर भेजना नामुमकिन होगा। वह केवल बाइलांशिंग को ही पारगमन केंद्र के रूप में चुन सकता था, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक और कम उपस्थिति वाला एक साधारण ग्रह है। तुम 10 लोग 1000 आदमियों का नेतृत्व करोगे और लंबे समय तक यहीं तैनात रहोगे। बैलान तारे पर स्थित 100 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे और चौड़े महल के अंदर एक खुली जगह में अंतरिक्ष यान खड़े हैं। वांग यी ने अपने सामने माशी जनजाति के 10 तारा स्तरीय आध्यात्मिक गुरुओं से कहा। हाँ मास्टर। माशी जनजाति के ये 10 सितारा स्तर के अध्यात्मवादी 1000 ग्रह स्तर के 9वें क्रम के जनजातियों के साथ वांग यी के लिए विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए इस महल में तैनात होंगे। शेष 100 तारकीय स्तर और 9000 ग्रह स्तर के दास रक्षक अंतरिक्ष यान में सवार होकर वांग यी के साथ पृथ्वी पर लौट आए। वांग यी के नए C9 श्रेणी के विशेष अंतरिक्ष यान की अंधेरे अंतरिक्ष में तेज गति है, लेकिन उनके साथ लाए गए दास और अन्य मालवाहक अंतरिक्ष यान में इतनी गति नहीं थी, इसलिए बैलान स्टार से पृथ्वी पर लौटने में अभी भी आधा दिन लग गया। यदि आप C9 श्रेणी के अंतरिक्ष यान का उपयोग करते हैं तो कुछ घंटे पर्याप्त होंगे। पृथ्वी से 36 दिन बाद मैं अंततः वापस आ गया हूं। वांग यी थोड़ा उत्साहित था। वांग यी ने यात्रा शुरू करने से पहले खुद को इस यात्रा के लिए 2 साल की समय सीमा दी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें वापस लौटने से पहले पूरे 2 साल तक अंतरिक्ष में रहना होगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जब वह बाहर गए तो उन्होंने ब्रह्मांड की विशालता देखी और बहुत कुछ सीखा। हे अब भले ही सुनहरे सींग वाला जानवर और नमोलांशान परिवार वास्तव में आ जाए, मुझे डर नहीं है, वांग यी ने मन ही मन सोचा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि सुनहरे सींग वाला यह जानवर संभवतः इस वर्ष अगस्त में पृथ्वी पर आएगा, लेकिन उस समय तक पृथ्वी वांग यी के जाल में फंस चुकी होगी और उसका आगमन केवल एक जाल होगा। वांग यी ने पृथ्वी पर कड़ी निगरानी स्थापित करने की योजना बनाई है ताकि सुनहरे सींग वाले जानवर के अंडे न मिलने की चिंता न रहे। उस समय इसे भाप में पकाना है या उबालना है, यह पूरी तरह से वांग यी की इच्छा पर निर्भर करेगा। इस दौरान नूलांशान परिवार अभी भी यहां से बहुत दूर था। वांग यी के पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता था, वह थी जर्क क्वीन, जो अभी तक पैनल स्पेस में पैदा नहीं हुई थी। वांग यी हमेशा से चिंतित था और उसे रिहा नहीं करता था, सही समय का इंतजार करना चाहता था।
हालांकि अगर समय वाकई अपरिवर्तनीय स्थिति में आ गया तो वह नुओ लांशान को एक अप्रत्याशित सरप्राइज देने से नहीं हिचकिचाएगा। एक जर्ग रानी जो क्षेत्र मास्टर स्तर पर है और आत्मा हेरफेर में अच्छी है, वह ब्रह्मांडीय स्तर पर एक अजेय अस्तित्व है। जर्ग क्वीन का तुरंत जन्म न होने का कारण यह था कि वांग यी के शरीर पर ऐसा कोई स्थान नहीं था जो जीवन को अपने साथ ले जा सके और अंतरिक्ष वलय जीवित वस्तुओं को धारण नहीं कर सकता था। केवल क्षेत्र स्वामी की आंतरिक दुनिया, ईश्वर का अमर राज्य या अत्यंत महंगी विश्व सामग्री ही जीवन धारण कर सकती थी, और वांग यी के पास अब वे खजाने वाली सामग्री नहीं थी। एक बार जर्ग क्वीन के पैदा हो जाने के बाद वांग यी उसे मानव क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकता, अन्यथा अगर वह खोज ली गई तो यह एक बड़ी मुसीबत होगी। जर्ग क्वीन के जन्म से पहले वह पैनल स्पेस में रहेगी। अगर वांग यी खतरे में है या किसी अजेय दुश्मन का सामना करता है तो वह उसे किसी भी समय दुश्मन को नष्ट करने के लिए छोड़ सकता है। यह इस समय वांग यी का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता है। इसके अलावा यदि रानी मां को अब रिहा भी कर दिया जाए तो भी उन्हें प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता तथा जर्ग योद्धाओं को तैयार करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। इसके अलावा इस बार जब मैं वापस आऊंगा तो शायद मैं थोड़ा आराम कर सकूंगा। लंबे समय से वांग यी हिचकिचा रहे थे और सतर्क थे, कुछ भी अति करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि कथानक बदलने से कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन हो सकते हैं और भविष्य खतरनाक स्थिति में आ सकता है। अब ब्रह्मांड से लौटने के बाद वांग यी, जिसकी ताकत बढ़ गई है, बहुत साहसी हो गया है। आखिरकार ताकत ही हर चीज का आधार है। वांग यी 13 मार्च को पृथ्वी से चले गए, लेकिन जब वे वापस लौटे तो चीन के समय के अनुसार 18 अप्रैल की सुबह हो चुकी थी। वांग यी ने माशी जनजाति के 50 तारा स्तरीय योद्धाओं को 8000 ग्रह स्तरीय योद्धाओं के साथ मंगल ग्रह पर रहकर मंगल ग्रह के नीचे एक अड्डा बनाने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने पूरे सौरमंडल में एक ग्रह रक्षा प्रणाली भी तुरंत तैनात कर दी ताकि किसी भी विदेशी अंतरिक्ष यान का तुरंत पता लगाया जा सके। वांग यी ने लाखों सूक्ष्म रोबोट भी मंगवाए हैं जो धूल से ज्यादा बड़े नहीं हैं और पूरी तरह से अदृश्य हैं। अगर इन्हें प्रशांत महासागर में फैला दिया जाए तो सुनहरे सींग वाले जानवर के अंडे दिखाई देते ही तुरंत खोज लिए जाएंगे। इसके अलावा कई अन्य सामग्रियां भी हैं, जैसे पर्पल लाइट ड्यू। 15 मिलीलीटर पर्पल लाइट ड्यू पृथ्वी पर मार्शल आर्ट स्कूलों के उन्नत छात्रों को प्रथम स्तरीय प्रशिक्षु के रूप में विकसित करने में मदद कर सकता है। वांग यी ने जो बैंगनी प्रकाश ओस खरीदी है वह पृथ्वी पर सभी के लिए प्रशिक्षुता के पहले स्तर तक विकसित होने के लिए पर्याप्त है। ऐसे कई और खजाने हैं जो बैंगनी प्रकाश ओस से भी अधिक उन्नत हैं। बेशक यह मुफ्त में उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। इसका उपयोग करने की शर्त यह है कि आपको उन्नत छात्रों के स्तर तक पहुंचना होगा। हमें पृथ्वी पर लोगों को यह बताना होगा कि कैसे कड़ी मेहनत और प्रयास करना है और उनकी लड़ाकू भावना को जगाना है ताकि वे वांग यी के अच्छे इरादों के योग्य बन सकें। इस उद्देश्य के लिए वांग यी ने विशेष रूप से बरमूडा से ब्रह्मांड में विभिन्न प्रशिक्षण अभिजात वर्ग के बारे में जानकारी एकत्र करने और विभिन्न योजनाएं तैयार करने के लिए कहा। हालांकि इस योजना में काफी समय लगेगा और मुझे नहीं पता कि वास्तविक परिणाम देखने के लिए मुझे कितना इंतजार करना होगा। लेकिन वांग यी का इरादा पृथ्वी के लोगों पर जबरदस्ती थोपने या उन्हें असीमित संसाधन उपलब्ध कराने का नहीं है। वर्तमान पृथ्वी के लिए भले ही हजारों ग्रह स्तर के तारे और दर्जनों तारा स्तर के तारे हों, फिर भी यह ब्रह्मांड में एक अत्यंत कमजोर ग्रह ही है। जब पृथ्वी पर हर कोई संघर्ष करना सीख जाएगा तभी आशा होगी। शायद केवल होंग, लेई शेन और लुओ फैंग जैसे अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग ही वांग यी का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। बाकी लोग बहुत पीछे हैं। यह सिर्फ मेरी समस्या नहीं है। हांग, लेई शेन और बाकियों को इसकी चिंता करने दो। वांग यी केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में कुर्सी पर बैठे और अंतरिक्ष यान के अंदर त्रिआयामी आभासी प्रक्षेपण को देखने लगे। माशी जनजाति के 10 तारा स्तरीय 9वें क्रम के अध्यात्मवादी समान लड़ाकू वर्दी पहने उनके पीछे खड़े थे। दूरी पर विशाल नीला ग्रह वांग यी की आंखों के सामने प्रकट हो गया। हेलोंगशान सीआई के 69 अंतरिक्ष यान वांग यी और उनके 59वें स्तर के तारकीय वर्ग और 1009वें स्तर के ग्रह श्रेणी के दास रक्षकों को लेकर पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचा और पृथ्वी पर विभिन्न बलों की जानकारी के बिना चुपचाप जियांगन बेस शहर में वापस आ गया। और यह वह दिन भी है जब पृथ्वी का भाग्य चुपचाप बदलना शुरू हुआ। जियांगन शहर के ऊपर आकाश में 200 मीटर से ज्यादा व्यास वाला एक शुद्ध काला अंतरिक्ष यान दिखाई दिया। उसका दरवाजा खुला और वांग यी बाहर उड़ गया। उसने नीचे परिचित दृश्य को देखा और उसके मन में स्वतः ही आत्मीयता की भावना जागृत हुई। अंततः वापस आ गया। इस समय लुओ फैंग को अध्ययन करने के लिए प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश करना चाहिए था। वांग यी ने अपना विचार बदल दिया और इस पर ध्यान देना बंद कर दिया। तुम्हें मेरे पिछले निर्देशों के अनुसार छिपने के लिए जगह ढूंढनी चाहिए और मेरे आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। वांग यी ने अंतरिक्ष यान पर दास रक्षकों को आदेश दिया। इन गुलाम रक्षकों को पृथ्वी के लोगों के सामने एक साथ उजागर करना उचित नहीं है। वह स्वयं प्रकाश की एक धारा में बदल गया और जियांगन बेस सिटी में यंगज़हौ सिटी समुदाय की ओर उड़ गया। जब वांग यी यंगज़हौ शहर के मिंगयू समुदाय में उपस्थित हुए तो यह खबर तुरंत सभी पक्षों को पता चल गई। आखिरकार एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल के एक वरिष्ठ कार्यकारी और उच्च स्तरीय युद्ध देवता स्तर के अध्यात्मवादी के रूप में वांग यी के ठिकानों पर स्वाभाविक रूप से नजर रखी जाएगी। अंतरिक्ष यान भवन के अंदर एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल का वैश्विक मुख्यालय। वांग यी वापस आ गया है। होंग को यह खबर तब मिली जब वांग यी मिंगयू समुदाय में दिखाई दिया।
हॉन्ग के लिए पृथ्वी बहुत बड़ी है और वांग यी जैसे मजबूत आदमी के लिए पृथ्वी का चक्कर लगाने में उसे ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन इस बार वह 1 महीने से भी अधिक समय के लिए गायब हो गया। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गया। शायद इसका उसके पास मौजूद किसी राज से कोई लेना देना हो। हांग ने मन ही मन सोचा। वांग यी के साथ अपनी आखिरी लड़ाई और अपनी हार के बाद से हॉन्ग और भी कठिन अभ्यास कर रहा है, मानो वह महान निर्वाण के युग में लौट आया हो और कठोर वातावरण में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा हो। इस मनस्थिति में म्यूयाजिन की मदद से हॉन्ग को लगा कि जो बाधा उसे कई वर्षों से परेशान कर रही थी वह अब दूर होने लगी है। पिताजी, माँ। वांग यी मिंग्यू समुदाय में अपने घर लौट आया और अपने माता पिता से फिर मिला। जैसे ही जियांगन विश्वविद्यालय में स्कूल सत्र शुरू हुआ, चेन यान और अन्य लोग पहले ही स्कूल लौट आए थे। वांग यी के माता पिता अपने बेटे को देखकर बहुत खुश थे जो 1 महीने से अधिक समय से गायब था, लेकिन तभी वांग यी को एक ऐसी खबर मिली जिसने उन्हें आग बबूला कर दिया। क्या तुमने कहा कुछ मछलियां गर्भवती हैं? वांग यी शांत हो गई और सोचा कि यह सामान्य बात है। आखिरकार वे अक्सर ऐसा वैसा करते रहते हैं और कोई सुरक्षात्मक उपाय नहीं करते। उनका गर्भवती होना स्वाभाविक था। वांग यी इस समय बहुत उलझन में है। उसका दिल असीम खुशी से भरा है, लेकिन थोड़ी बेचैनी भी है। वह पिता बनने वाला है। इस समय वह मजबूत बनने के लिए साधना और मानव जाति के भविष्य के बारे में भूल गया था और यह विचार उसके दिमाग में बार बार घूमता रहा। अगले दिन एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के वैश्विक मुख्यालय में स्वागत कक्ष में पृथ्वी के 3 सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वांग यी, हॉन्ग और थोर एक छोटी सी मेज के चारों ओर एक साथ बैठे थे। सफेद लबादा पहने गंजा थोर अजीब नजरों से वांग यी को देखता रहा। जब उसे भाई होंग से, जिसकी वह हमेशा प्रशंसा करता था, पता चला कि होंग असल में वांग यी से हार गया है, तो उसे यकीन नहीं हुआ। हॉन्ग को अच्छी तरह से जानने के कारण वह निश्चित रूप से उसके शब्दों पर संदेह नहीं करेगा और इससे यह भी साबित हो गया कि वांग यी कितना भयानक था। क्या आप सोच रहे हैं कि मैं इतना शक्तिशाली क्यों हूं? वांग यी ने मुस्कुराते हुए कहा। हॉन्ग और लेई शेन बेशक उत्सुक थे, लेकिन पहले ऐसा इसलिए था क्योंकि वांग यी ने ऐसा कहने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब वांग यी को इतनी चिंता नहीं थी। हॉन्ग ने कहा, मैं विस्तृत जानकारी सुनना चाहूंगा। दरअसल वांग यी ने वह कारण बताया जो उन्होंने पहले से तैयार कर रखा था। पिछले अगस्त में मैं ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप पर था और मुझे प्राचीन सभ्यता के अवशेषों की एक विरासत मिली। विरासत? हॉन्ग और लेई शेन के शरीर एक साथ कांप उठे। आपको पता होना चाहिए कि हालांकि दुनिया भर में कई प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष खोजे गए हैं, लेकिन उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसमें मानव साधना के लिए पूरी तरह से गुप्त विधि विरासत में मिली हो। यहां तक कि हांग और लेई शेन ने भी प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों की साधना विधियों से सीखकर दुनिया में शीर्ष पर पहुंचने का अपना रास्ता खोज लिया। और वांग यी को वास्तव में एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष विरासत में मिले हैं और यह एक पूर्ण विरासत प्रतीत होती है। वांग यी ने हॉन्ग और लेई शेन के हाव भावों को देखा, मन ही मन मुस्कुराए और धीरे से कहा, हाँ, वहां मैंने खजाने और गुप्त तरीके प्राप्त किए हैं जो मानव शक्ति को बढ़ा सकते हैं, साथ ही एक बुद्धिमान ऑप्टिकल कंप्यूटर और एक अक्षुवण अंतरिक्ष यान भी। जैसे ही ये शब्द निकले, हॉन्ग और लेई शेन शांत नहीं बैठ सके और आश्चर्यचकित भाव प्रकट करने लगे। एक अक्षुवण जहाज? क्या आप निश्चित हैं? अब तक यद्यपि पृथ्वी पर प्राचीन सभ्यताओं के कई अवशेष खोजे जा चुके हैं, परंतु कोई भी पूर्ण अंतरिक्ष यान प्राप्त नहीं किया जा सका है। अगर वांग यी ने जो कहा वह सच है, तो इसके पीछे का महत्व बहुत बड़ा है। इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी को ब्रह्मांड से जुड़ने का अवसर मिला है। बेशक खतरा और अवसर साथ साथ मौजूद हैं। हांग और लेई शेन लापरवाह लोग नहीं हैं। वे जानते हैं कि पृथ्वी पर विदेशी सभ्यताओं द्वारा खोजे जाने के परिणाम अप्रत्याशित हैं और वे निश्चित रूप से इससे जुड़े जोखिमों का आकलन करेंगे। वांग यी ने आगे कहा, फिर पिछले महीने ही मैं एक अंतरिक्ष यान पर सवार होकर पृथ्वी से ब्रह्मांड में चला गया, हमारी पृथ्वी से 320,000 प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह पर। हॉन्ग और लेई शेन दोनों अविश्वास में दिखे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके सामने खड़ा युवक इतना साहसी है कि वह रहस्यमय ब्रह्मांड में अकेले अंतरिक्ष यान से यात्रा करने का साहस कर सकता है। ऐसे साहस की तो उन्हें भी दाद देनी पड़ी। थोर ने उत्सुकता से कहा, जल्दी बताओ, तुम्हें उस ग्रह पर क्या मिला? हॉन्ग और लेई शेन को पृथ्वी पर ऐसे लोग माना जाता है जो बाहरी ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानते हैं, लेकिन जो कुछ वे जानते हैं वह प्राचीन सभ्यता के अवशेषों के अभिलेखों के माध्यम से ही थोड़ा बहुत है और इसका अधिकांश भाग अटकलों के माध्यम से प्राप्त किया गया है। और अब वे कैसे उत्साहित न हो जब उन्हें एक ऐसे पृथ्वीवासी से ब्रह्मांड की स्थिति के बारे में जानने का अवसर मिला है जो व्यक्तिगत रूप से ब्रह्मांड में गया है। वांग यी ने उन्हें सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि अंतरिक्ष रिंग से 2 चेतना संवेदक हेलमेट निकाले। विपरीत दिशा में खड़े हॉन्ग और लेई शेन उस समय चौंक गए जब उन्होंने वांग यी को हवा से 2 काले हेलमेट निकालते देखा। भंडारण आइटम। हांग के पास तो यह खजाना है, लेकिन लेई शेन के पास नहीं। लेई शेन वांग यी को ईर्ष्या से देखता है, ठीक वैसे ही जैसे लालची बिल्ली मछली को देखती है। लेकिन वांग यी ने स्वाभाविक रूप से उनकी उपेक्षा की। इसके बजाय उन्होंने सीधे उन दोनों को चेतना संवेदक हेलमेट सौंप दिया। इन 2 चेतना संवेदी हेलमेटों को आभासी ब्रह्मांड नेटवर्क पर अनाम खातों से जोड़ा गया है। कोई भी लॉग इन कर सकता है। एक बार प्रवेश करने के बाद आप स्वाभाविक रूप से ब्रह्मांड की स्थिति को समझ पाएंगे। हॉन्ग और लेई शेन ने एक दूसरे को देखा। हांग और लेई शेन के हेलमेट पहनने के बाद वांग यी भी मुस्कुराते हुए अंदर आया। उसके पास एक सहायक ऑप्टिकल कंप्यूटर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह उतना परेशानी भरा नहीं था। वह किसी भी समय सहायक ऑप्टिकल कंप्यूटर के माध्यम से अंदर जा सकता था।
आधे दिन बाद होंग और लेई शेन अनिच्छा से आभासी दुनिया से बाहर चले गए, उनके चेहरों पर अभी भी सदमा छाया हुआ था। अब उन्हें एहसास हुआ कि ब्रह्मांड के बारे में उनकी पिछली समझ बहुत हास्यास्पद थी और वह तो बस एक छोटी सी बात थी। हमारी पृथ्वी आकाशगंगा के लाखों जीवनदायी ग्रहों में से एक नगण्य ग्रह है। आकाशगंगा ब्रह्मांड में प्राथमिक सभ्यता वाले देश सिल्वर ब्लू साम्राज्य के अंतर्गत आने वाली 8 आकाशगंगाओं में से एक है। सिल्वर ब्लू साम्राज्य ब्रह्मांड में मध्यम सभ्यता वाले देश ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य के 500 से अधिक जागीरदार राज्यों में से एक है। ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य में कुल 8000 से अधिक आकाशगंगाएं हैं। थोर आश्चर्यचकित था। ब्रह्मांड में अनगिनत शक्तिशाली लोग हैं। केवल ग्रह स्तर ही मुश्किल से गुजारा कर पाता है। तार्कीय स्तर को एक कुलीन गुरु माना जाता है। ब्रह्मांडीय स्तर एक महान व्यक्ति है। डोमेन स्वामी स्तर एक प्राथमिक सभ्य देश खोल सकता है और दायरे का स्वामी आसानी से एक क्षेत्र पर शासन कर सकता है। हांग और लेई शेन ने अभी अभी आभासी ब्रह्मांड में जो देखा और सुना, उसने उनके दिलों को पूरी तरह से झकझोर दिया। होंग ने अपने बगल में खड़े शांत काले बालों वाले लड़के की ओर देखा और गंभीरता से कहा, वांगी, हमें यह बताकर तुम क्या करना चाहते हो? यह आसान है, वहां बिताए समय से मुझे कुछ न कुछ जरूर मिला। वांग यी ने पृथ्वी पर वापस आते समय इस बारे में पहले ही अच्छी तरह सोच लिया था, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं आपके दोनों मार्शल आर्ट स्कूलों का इस्तेमाल दुनिया भर के विभिन्न देशों और ठिकानों को कुछ सहायता प्रदान करने के लिए करना चाहता हूं। वांग यी पृथ्वी पर उन ताकतों से निपटने के लिए बहुत आलसी है और इस तरह की चीज को दुनिया के 2 सबसे बड़े सुपर मार्शल आर्ट स्कूलों, एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल और थंडर मार्शल आर्ट स्कूल पर छोड़ना अधिक सुविधाजनक होगा। भले ही उन्हें पता हो वे वांग यी के फैसले को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, लेकिन वांग यी के पास अभी भी परिवार और दोस्त हैं जो आम लोगों के बीच रहते हैं, इसलिए हमेशा कुछ परेशानी होगी। वांग यी इस तरह की परेशानी से बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अन्य कारण भी हैं, लेकिन होंग और अन्य लोगों को उन्हें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। होंग और लेई शेन ने एक दूसरे की ओर देखा और एक ही समय में सिर हिलाया। वह ठीक है। जब तक यह पृथ्वी और मानवता के लिए लाभदायक है, हमारे पास अपना योगदान देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है। वांग यी मुस्कुराया और अंतरिक्ष वलय से बैंगनी रंग के तरल पदार्थ की एक बड़ी बोतल निकाली, जो कांच की तरह पारदर्शी थी। तरल पदार्थ एकदम साफ था और मनमोहक चमक से चमक रहा था। यह क्या है? होंग और लेई शेन ने एक साथ देखा। वांग यी ने समझाया, यह ब्रह्मांड में एक खजाना है, जिसे पर्पल लाइट ड्यूब कहा जाता है, जो अतीत में हमारी धरती पर मौजूद पौधों और पेड़ों की आत्माओं के समान है। ब्रह्मांड में यह कुछ धनी परिवारों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक आम पेय है। 1 किलोग्राम पर्पल लाइट ड्यू की कीमत 10 ब्लैक ड्रैगन कॉइन है। मेरे हाथ में अभी जो बोतल है, वह 10 किलोग्राम की है। जब वांग यी ने यह कहा, तो हांग और लेई शेन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसके बाद के शब्दों ने हांग और लेई शेन को शांत बैठने पर मजबूर कर दिया। और 15 मिलीलीटर बैंगनी प्रकाश उस पृथ्वी पर उन्नत मार्शल आर्ट के छात्रों को प्रथम स्तरीय प्रशिक्षु के रूप में विकसित करने में मदद कर सकती है। क्या? होंग और लेई शेन के चेहरे बदल गए। तुम्हें पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर योद्धा बहुत कम हैं। सामान्य लोगों और योद्धाओं का अनुपात लगभग 10,000 एक है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर केवल लगभग 1 मिलियन योद्धा हैं। मार्शल आर्ट स्कूलों में सामान्य लोगों और उन्नत छात्रों का अनुपात लगभग 100 एक है और यही कारण है कि जब लोगों को लगता है कि कोई उम्मीद नहीं है तो वे हार मान लेते हैं। वांग यी ने होंग और लेई शेन के भाव देखे और मुस्कुराए, हाँ, लगभग 10 ग्राम पर्पल लाइट ड्यू लेने से एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट छात्र एक योद्धा के रूप में विकसित हो सकता है। और अब मेरे पास दुनिया में हर किसी को आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त बैंगनी ओस है। मैं उन्हें आपको देने की योजना बना रहा हूं और आप उन्हें दुनिया के सभी हिस्सों में प्रदान करेंगे, हर साल एक निश्चित मात्रा में बैंगनी प्रकाश ओस प्रदान करेंगे। जब तक लोग मार्शल आर्ट स्कूल में उन्नत छात्र बन सकते हैं, वे बैंगनी प्रकाश ओस के माध्यम से योद्धा बन सकते हैं। वांग यी अब जो कर रहा है वह वही है जो लुओ फैंग ने मूल पुस्तक में किया था। होंग और लेई शेन का वांग यी को देखने का नजरिया बदल गया। चिंता मत करो, हम इस मामले में निश्चित रूप से अच्छा काम करेंगे, होंग ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। केवल इतना ही नहीं, मेरे पास यहाँ एक योद्धा प्रशिक्षण योजना भी है और इसे लागू करने के लिए मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। वांग यी ने सहायक ऑप्टिकल कंप्यूटर के माध्यम से एक प्रकाश और छाया छवि खोलते हुए कहा। होंग और लेई शेन ने चित्रों की सामग्री को देखा और अधिक से अधिक आश्चर्यचकित हो गए। जब तक आप एक वरिष्ठ योद्धा बन जाते हैं और वास्तविक युद्ध मूल्यांकन में उत्तीर्ण हो जाते हैं, तब तक आपको जूनियर जनरल के पद पर पदोन्नत होने का अवसर मिलेगा। और उच्च स्तरीय योद्धाओं को, जब तक वे मूल्यांकन में उत्तीर्ण हो जाते हैं, प्राथमिक युद्ध देवताओं के रूप में पदोन्नत होने का अवसर भी मिलता है। होंग और लेई शेन जितना अधिक देखते गए, वे उतने ही अधिक भयभीत होते गए। अधिक महत्वपूर्ण बात, यहां तक कि उच्च स्तरीय युद्ध देवता या कुछ विशेष प्रतिभाएं कठोर परीक्षणों को पारित करने के बाद ग्रह स्तर बनने का अवसर प्राप्त करेंगी। इसके लिए आवश्यक विशाल संसाधन इतने विशाल हैं कि यदि एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल और थंडर मार्शल आर्ट स्कूल सहित दुनिया की सभी ताकतें एक साथ भी मिल जाएं, तो भी वे ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे। और ये सब वांग यी अकेले ही प्रदान कर सकते हैं। वे मन ही मन यह सोचने से खुद को नहीं रोक सके कि वांग यी कितने भाग्यशाली हैं कि वे यह सब हासिल कर पाए। हालांकि वे यह नहीं जानते कि जिसे वे विशाल और बहुमूल्य संसाधन समझते हैं, वह वांग यी की वर्तमान संपत्ति की तुलना में एक बूंद मात्र है।
यह म्यू या क्रिस्टल की तरह है जो एक प्रशिक्षु को 1 महीने के भीतर 8वें या 9वें स्तर से ग्रह स्तर तक उन्नत कर सकता है। इसके लिए 3 मिलियन ब्लैक ड्रैगन सिक्कों की आवश्यकता होती है और वांग यी ने उनमें से 1000 को 3 बिलियन से कम में खरीदा। आप जानते हैं, आज दुनिया में 4000 से भी कम मानव युद्ध देवता हैं। कुछ गुप्त विधियां और प्रौद्योगिकियां भी हैं जो सब आपको सौंप दी गई हैं। वांग यी ने अंत में कहा। यद्यपि पृथ्वी भविष्य में ब्रह्मांड में प्रवेश कर सकेगी, लेकिन ऐसा कई वर्षों बाद होगा, इसलिए यदि ऐसा पहले हो सके तो यह अच्छी बात होगी। होंग और लेई शेन जानते थे कि ये निश्चित रूप से उनके लिए नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए थे, लेकिन फिर भी वे बेहद उत्साहित थे। और वांग यी ने प्रसिद्धि या धन की चाहत नहीं की, यहां तक कि अपने अस्तित्व को भी छुपाया। उसने पृथ्वी के लिए इतने सारे काम किए, जिससे हांग और लेई शेन और भी भावुक हो गए। इन बातों के घटित होने के बाद दोनों पक्षों के बीच माहौल और अधिक सौहार्दपूर्ण हो गया। विशेषकर होंग और लेई शेन अतीत में जिस बात को लेकर सबसे अधिक चिंतित थे, वह यह थी कि यदि पृथ्वी की खोज ब्रह्मांड में अन्य शक्तियों द्वारा कर ली गई तो क्या होगा। अब वांग यी के साथ ये चिंताएं बहुत कम हो गई हैं। हालांकि इन बातों को अभी पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न शक्तियों को नहीं बताया जा सकता, अन्यथा उन्हें संकट का कोई आभास नहीं होगा और उनकी कार्यक्षमता उतनी अधिक नहीं होगी जितनी अभी है। वांग यी और अन्य 2 लोग इस बारे में बहुत स्पष्ट थे और उनके लिए इस पर आम सहमति तक पहुंचना आसान था। हांग और लेई शेन के दिलों में और भी जटिल भावनाएं उठ रही थीं। एक 19 साल का लड़का जो पिछले साल ही योद्धा बना था, अब एक ऐसा इंसान बन गया था जो पलक झपकते ही धरती का भाग्य तय कर सकता था। वैसे वांग यी, अभी तुम किस स्तर पर हो? लेई शेन खुद को रोक नहीं पाए और पूछा। मैंने भाई होंग से सुना है कि तुम इस क्षेत्र को पहले ही समझ चुके हो। मेरा वर्तमान योद्धा स्तर ग्रह स्तर 7 है, आपके समान। वांग यी ने मुस्कुराते हुए कहा। 1 महीने से अधिक समय तक ब्रह्मांड में अभ्यास करने के बाद, विशेष रूप से ग्रीन वेव मैरो और एटिल स्कॉर्पियन लिक्विड की मदद से उनकी मानसिक शक्ति भी 6ठे ग्रह स्तर तक पहुंच गई है। पिछले वर्ष अप्रैल तक वह एक मार्शल आर्ट स्कूल में वरिष्ठ छात्र मात्र थे। केवल 1 वर्ष में वांग यी दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति बन गए और उन्होंने पृथ्वी पर सभी को पीछे छोड़ दिया। हालांकि इस उपाधि का वांग यी के लिए कोई मतलब नहीं है। तुमने इतनी जल्दी साधना कैसे कर ली? क्या तुम्हारे पास कोई राज है? लेई शेन हांग जितना संकोची नहीं था। उसने वांग यी के गले में हाथ डाला और मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि हम सब एक दूसरे से इतने परिचित हैं, तो तुम हमें क्यों नहीं बताते? हांग ने भी वांग यी की तरफ देखा। वह भी वांग यी की प्रगति की गति देखकर बहुत हैरान था। वांग यी, होंग और लेई शेन के चरित्र के प्रशंसक थे और उन्हें अपने विकास के शुरुआती दौर में एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल से मदद भी मिली थी और उन्होंने उन दोनों का भरपूर लाभ भी उठाया। वे लेई शेन के 9 परत वाले थंडर ब्लेड का अभ्यास करते थे और उन दोनों के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे। असल में वांग यी हांग और लेई शेन को प्रशिक्षित करके एहसान चुकाने की योजना बना रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने बीबो सुई की एक बोतल निकाली और उन दोनों को उसके प्रभाव समझाए। ग्रीन वेव मैरो के असर के बारे में सुनते ही हांग हे और बाकी लोगों की आंखें चमक उठीं और वे ग्रीन वेव मैरो को तीखी नजरों से देखने लगे। आखिरकार वे काफी समय से इसी स्थिति में फंसे हुए थे, लेकिन वे थोड़े शर्मिंदा भी थे। इस तरह का खजाना बहुत कीमती लग रहा था और वांग यी ने वास्तव में उन्हें दे दिया, जिससे उन्हें थोड़ा अपराध बोध हुआ। हालांकि होंग और लेई शेन ने कोई दिखावा नहीं किया और अंततः उपहार स्वीकार कर लिया। ओह, ठीक है। वांग यी ने कुछ सोचा और कहा, गुरुजी, मेरे पास कुछ है जिससे मैं आपको परेशान करना चाहता हूं। तुम कहते हो? होंग का चेहरा गंभीर हो गया। वांग यी ने अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई। ऐसा है, मेरा एक दोस्त है। वांग यी की बातें सुनकर होंग और लेई शेन के हाव भाव धीरे धीरे अजीब हो गए। वांग यी की ओर देखने के उसके तरीके में कुछ गड़बड़ थी। क्या कोई ऐसा भी है जो आपकी तरह अपने दोस्तों को धोखा देता है? यद्यपि वह वांग यी के विचार को पूरी तरह से समझ नहीं पाया, होंग के लिए यह एक मामूली बात थी, इसलिए वह तुरंत सहमत हो गया। कोई बात नहीं, मैं इस साल 1 अगस्त को प्रशिक्षण शिविर में जाऊंगा। इस समय लुओ फैंग, जो अभिजात वर्ग के प्रशिक्षण शिविर में बहुत दूर था, बेवजह कांप उठा। अध्याय 83 होंग, आप एक आध्यात्मिक गुरु हैं। यंगजहौ शहर के पूर्वी हिस्से में एक ऐसा इलाका था जो योजनागत समस्याओं के कारण वीरान पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो वह रातों रात जमीन से उगाया हो और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक शानदार, सुंदर और भव्य महल बनकर तैयार हो गया। हालांकि एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल के हस्तक्षेप के कारण राज्य एजेंसियों को भी यह स्पष्ट नहीं था कि वहां क्या हो रहा था। 500,000 वर्ग मीटर से भी ज्यादा क्षेत्रफल में फैला यह विशाल महल एक अलग करने योग्य मॉड्यूलर महल है जिसे वांग यी ने विशेष रूप से ब्रह्मांड से मंगवाया था। इसे अंतरिक्ष यान द्वारा लाया गया और फिर नीचे के दास रक्षकों ने अविश्वसनीय कुशलता से इसे जोड़ा। रातों रात यंगजहौ शहर को एक आकर्षक महल मिल गया। इस महल के बारे में अफवाहें हर जगह उड़ रही थीं, लेकिन हर कोई जानता था कि जो कोई भी इतने बड़े महल में रह सकता है, जो एक महल की तरह दिखता है, वह बहुत बड़ा शख्स होगा। यहां तक कि विभिन्न पक्षों को भी केवल इतना ही पता था कि यह एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल का संचालन है और उन्हें यह नहीं पता था कि महल का मालिक कौन है। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि जिन लोगों के पास इतनी अद्भुत शक्ति हो सकती है, वे एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल के शीर्षस्थ लोग होंगे या शायद एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल के प्रधानाध्यापक होंगे। अगले दिन वांग यी और उनका परिवार महल में चले गए और गर्भवती लिन यूयू और अन्य लोगों को भी अपने साथ ले आए। जब उन्होंने पहली बार इस खूबसूरत एल्फ महल को देखा, जो किंवदंती में वर्णित महल जैसा प्रतीत होता था, और उन्हें पता चला कि यह उनका निजी महल है, तो वे बहुत हैरान हुए, मानो वे किसी सपने में हों।
वांग यी के 50 तारकीय स्तर और 1000 गृह स्तर के दास रक्षक भी आगे बढ़े, लेकिन वे केवल महल की रक्षा के लिए जिम्मेदार थे और शायद ही कभी बाहरी लोगों के सामने दिखाई देते थे। अगले दिन होंग और लेई शेन भी इसे देखने आए और एक बार फिर वांग यी की लिखावट देखकर आश्चर्यचकित हो गए। विशेष रूप से 1000 गृह स्तरीय अध्यात्मवादी और 100 तारकीय स्तरीय शक्तिशाली लोग, जिन्होंने होंग और लेई शेन को और भी अधिक चौंका दिया। इस तरह की शक्ति दुनिया को तबाह करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन अब यह चुपचाप वांग यी के महल में छिपी हुई है, जनता के लिए अज्ञात है। होंग और लेई शेन ने एक दूसरे को देखा और दोनों के मन में एक ही विचार आया, वांग यी बहुत भयानक है। जहां तक वांग यी का सवाल है, चेन यान, लिन यूयू और गाओ योरोंग की गर्भावस्था के कारण उन्होंने बाहर न जाने का फैसला किया और पृथ्वी पर ही रहे। आमतौर पर वह या तो अपने परिवार के साथ समय बिताता है, अभ्यास करता है, या हत्या के मैदान के माध्यम से अभ्यास करने के लिए आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश करता है। होंग और लेई शेन भी वहां अक्सर आते थे और जल्द ही इसके आदी हो गए। कभी कभी जब उन तीनों को इच्छा होती है तो वे अंतरिक्ष यान में सवार होकर प्रतिस्पर्धा करने के लिए मंगल ग्रह पर चले जाते हैं। बेशक अगर होंग और थोर भी साथ आ जाएं तो भी वांग यी को नुकसान नहीं होगा। उन तीनों की ताकत में तेजी से सुधार हो रहा है और प्रशिक्षण शिविर में लुओ फैंग भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि वह नहीं जानता था कि उसका भाग्य किसी ने अनजाने में तय कर दिया था। एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल, लाइटनिंग मार्शल आर्ट स्कूल और विभिन्न देशों के गुप्त प्रचार के तहत दुनिया चुपचाप बदल गई है। समय तेजी से बीतता है और पलक झपकते ही अगस्त आ जाता है। पतझड़ में भी मौसम अभी भी गर्म था। लाल लताओं से ढकी ऊंची हरी चट्टानों की दीवारों पर सूरज की रोशनी चमक रही थी। महल का आंगन तरह तरह के खूबसूरत और दुर्लभ फूलों, पौधों और पेड़ों से भरा हुआ था। सफेद कपड़े पहने वांग यी, लिन यूयू के साथ, जिसका पेट पहले से ही फूला हुआ था, तीनों लड़कियां पेड़ों से घिरे सुरम्य रास्ते पर टहल रही थीं। क्योंकि उन्होंने पौधों और पेड़ों की आत्माओं को ग्रहण किया था, उनके शरीर मजबूत थे। हालांकि वे 8 महीने की गर्भवती थीं, फिर भी तीनों लड़कियां ऊर्जा से भरपूर थीं और जो कुछ भी खाती थीं, उसका आनंद लेती थीं। यदि सब कुछ ठीक रहा तो उनका बच्चा 2 महीने में पैदा हो जाएगा। कल में का आकाशगंगा से आया फल बहुत स्वादिष्ट था। शेन यान ने अपने बड़े पेट को छूते हुए कुछ संतुष्टि के साथ कहा। वांग यी ने असहाय होकर कहा, ये विदेशी चीजें कम खाओ। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि ये बच्चे के लिए बुरा होगा? चेन यान असल में खाने की शौकीन है, खासकर जब से वह वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क के संपर्क में आई और एलियन ग्रहों पर इतने सारे अकल्पनीय व्यंजनों की खोज की, वह अपने खाने के शौक को दबा नहीं पाई। खासकर जब वह गर्भवती हुई, तो वांग यी भी उसे ब्रह्मांड भर के व्यंजनों की लालसा से नहीं रोक पाया। सौभाग्य से उसका पति ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य में बहुत अमीर माना जाता है। जब भी उसे खाने का मन करता है तो आमतौर पर बैलांसिंग चैनल के जरिए उसे बहुत जल्दी खाना पहुंचा दिया जाता है। लिन यूयू अब काफी शांत थी। वह चुपचाप बैठी रही, वांग यी की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और धीरे से उसके पेट को छू रही थी। निदान के बाद पता चला कि वह 3 बच्चों की मां बनने वाली थी, इसलिए तीनों लड़कियों में उसका पेट विशेष रूप से बड़ा था। और शेन यान जुड़वा है। गाओ योरोंग इकलौती संतान है, जिससे वह थोड़ी उदास भी रहती है। खूबसूरत और स्वप्निल महल, मानो पौराणिक कल्पित बौनों का निवास, धूप में चमक रहा था। शांत आंगन में 4 लोग एक साथ बैठकर नजारे देख रहे थे। पेड़ों की चोटियों से हल्की हल्की हवा बह रही थी, जिससे एक ताजगी भरी ठंडक आ रही थी। शहर की दीवार पर लगी हरी भरी लताओं से एक लाल बैंगनी पत्ता हवा के साथ उड़कर नीचे आया और चारों लोगों के पास तैरता हुआ आ गया। लुओ फैंग की टीम को भी शुरुआत करनी चाहिए थी, है ना? वांग यी ने मन ही मन सोचा। दूसरी ओर होंगनिंग बेस सिटी में एक विशिष्ट प्रशिक्षण शिविर है। आज 1 अगस्त है, प्रशिक्षण शिविर में जीवन मरण के साहसिक महीने का दिन। विशिष्ट प्रशिक्षण शिविर के सभी प्रशिक्षु पूरी तरह से तैयार, पूरी तरह से हथियारों से लैस, प्रशिक्षण शिविर के सामने लॉन में 3-4 के समूहों में बैठे, सहजता से बातें करते हुए ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि पर ले जाने वाले वाहन का इंतजार कर रहे हैं। लुओ फैंग, जो काफी बड़ा हो गया था, भी उनमें से एक था, अपने परिचितों के साथ बातें कर रहा था और हंस रहा था। मूल उपन्यास में नियति की तरह लुओ फैंग ने एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और अगस्त से पहले 12 की युद्ध शक्ति प्राप्त कर ली। उसे एक बड़ा इनाम मिला और उसने ड्रैगन के खून से अपनी शक्ति में सुधार किया। अब उसके पास उच्च स्तरीय युद्ध देवता स्तरीय मानसिक शक्ति है और वह बहुत उत्साहित है। लियाओ और उसकी पत्नी, जिन्होंने अपने बेटे को मार डाला था, अभी भी उसे पूरी दुनिया में ढूंढ रहे थे, जिससे लुओ फैंग को एक मनोवैज्ञानिक के रूप में अपनी पहचान छिपाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब लुओ फैंग कुछ हद तक आश्वस्त है और उसे लगता है कि भले ही वह उच्च स्तरीय युद्ध देवता लियाओ का सामना करे, वह लड़ने में सक्षम होगा। लुओ फैंग को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि लियाओ के पास ब्लैक गॉड सूट है। आसमान में एक तेज ध्वनि गूंजी और सबने ऊपर देखा। विशिष्ट प्रशिक्षण शिविर के ऊपर एक धुंधली परछाई दिखाई दी। संघनित होने के बाद वह एक रक्त लाल त्रिकोणीय लड़ाकू विमान में बदल गई। मालिक यहाँ है, जल्दी करो, उठो। प्रशिक्षण शिविर के मुख्य द्वार पर शिक्षक, युद्ध भगवान, छात्र सभी उत्साहित थे और उत्साह से खड़े थे। रक्त लाल त्रिकोणीय लड़ाकू विमान शिकारी पक्षी की तरह धीरे धीरे नीचे उतरा। बहुत खूब। दरवाजा अचानक खुल गया। एक पीला आदमी और एक सफेद आदमी एक ही समय में हैच से बाहर निकले और हवा में उड़ते हुए कदम दर कदम नीचे की ओर चलने लगे। प्रशिक्षण शिविर में सभी छात्रों ने यह दृश्य देखकर अपनी सांस रोक ली, क्योंकि वे सभी जानते थे कि जो कोई भी इसे हासिल कर सकता है वह युद्ध के देवता से भी आगे निकल गया है। युद्ध के देवता से भी बढ़कर 2 प्राणी।
लुओ फैंग भी चौंक गया। लगता है ये दोनों एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स मुख्यालय के दो निरीक्षक होंगे। दोनों इंस्पेक्टर बाहर आए। अंततः एक व्यक्ति केबिन के दरवाजे से बाहर आया। वह लगभग 1.9 मीटर लंबा था। उसने काली पतलून और काली जैकेट पहन रखी थी तथा उसके बाल छोटे और तीखे थे। यह होंग है। लुओ फैंग बहुत उत्साहित होकर होंग को घूर रहा था। ये है होंग, दुनिया के नंबर 1 मानव किंवदंती का शिखर। हान ने भीड़ पर अपनी नजरें घुमाई। उसकी आंखों के दबाव से लोगों को ऐसा लग रहा था मानो वे किसी देवता के सामने हों। यहां तक कि लुओ फैंग भी एक पल में बेहोश हो गया। हम होंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत लुओ फैंग के पास आ गया। उसने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वह उसका निरीक्षण कर रहा हो और फिर होंग। उसका मुंह थोड़ा सा खुला जैसे वह हंस रहा हो। वहां उपस्थित सभी लोगों का ध्यान होंग और लुओ फैंग पर केंद्रित था। लुओ फैंग भी उलझन में था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि होंग जिस तरह से उसे देखता था उसमें कुछ विशेष और कुछ अजीब बात थी। तभी लुओ फैंग ने एक वाक्य अपने ऊपर तैरता हुआ सुना। कितनी प्रबल मानसिक शक्ति है। अब वांग यी ग्रह रक्षा प्रणाली के माध्यम से पूरे सौर मंडल की निगरानी कर रहे हैं और पृथ्वी स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च प्राथमिकता है। 7 मंजिला महल की 5वीं मंजिल पर वांग यी के अध्ययन कक्ष में दीवार पर लगे स्क्रीन पर जंगल दिखाया जा रहा था। आप न केवल कोण बदल सकते हैं बल्कि जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। वांग यी लुओ फैंग और ली याओ की हर हरकत पर पूरी तरह से नियंत्रण रख सकता है। लुओ फैंग को ली याओ द्वारा पूरी तरह से अवरुद्ध होने से बचाने के लिए उसने पास में ही तार्कीय स्तर के दास रक्षकों की एक टीम भी भेज दी है। अगर लुओ फैंग खतरे में है तो वे स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाएंगे। मुझे नानी जैसा क्यों महसूस हो रहा है। वांग यी थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। लेकिन यह लगभग पूरा हो चुका है। जब तक लुओ फैंग भूत द्वीप जाकर 1000 साल पुराना विलो हृदय प्राप्त कर लेता है उसकी शारीरिक क्षमता में सुधार होगा और वह ली याओ से निपटने में सक्षम हो जाएगा। यह प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा। हालांकि होंग ने हाल के दिनों में ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप की खोज के लिए कई लोगों को भेजा है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप इतना विशाल है, अनगिनत राक्षसों और कई खतरों से भरा है, जिसने उनकी खोज की प्रगति में बड़ी बाधाएं खड़ी कर दी हैं। हालांकि खोज अभी भी जारी है, होंग को अभी तक किरिशिमा नहीं मिला है। लेकिन जल्द ही किरिशिमा रहस्य नहीं रहेगा और जल्द ही विश्वव्यापी ध्यान आकर्षित करेगा। मूल कथानक के अनुसार किरिशिमा के बाद लुओ फैंग की मानसिक शक्ति युद्ध के देवता के चरम पर पहुंच जाएगी, एक अजेय युद्ध देवता बन जाएगा और फिर सभ्यता संख्या 9 के खंडहरों में जाएगा, जहां वह 1 साल से ज्यादा समय तक फंसा रहा, फिर बाहर आ गया। फिर किरिशिमा के जानवर राजा का युद्ध शुरू हुआ और सभी पक्ष म्यूया क्रिस्टल के लिए लड़ने लगे। लुओ फैंग युन्मो स्टार अंतरिक्ष यान की ओर आकर्षित हुआ और युन्मो स्टार का उत्तराधिकारी बन गया। लेकिन वांग यी के लिए युन्मो स्टार की विरासत के अलावा बाकी सब कुछ समय की बर्बादी है। ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप, धूमिल द्वीप। लुओ फैंग 4 विलो पेड़ों के बगल में एक पहले ही गिर चुका था। काले रंग का देव पोशाक पहने ली याओ लाल आंखों से दहाड़ा। अभी अभी उसे ये विलो के पेड़ मिले और वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। सबसे भयानक 10,000 साल पुराने विलो के पेड़ों के बिना 4,000 साल पुराने विलो के पेड़ अकेले उसके लिए कुछ भी नहीं थे। नतीजतन जैसे ही उसने एक पेड़ काटा, जमीन पर छिपा लुओ फैंग अचानक बाहर निकला और अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके उस 1000 साल पुराने विलो के पेड़ की आत्मा को छीन लिया, जिसे ली याओ ने अभी अभी काटा था। लुओ फैंग पलटा और जमीन में कूद गया, ली याओ को असहाय छोड़कर। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लुओ फैंग उसके पैरों के ठीक नीचे छिपा होगा। ली याओ, मेरे वापस आने का इंतजार करो। ली याओ द्वारा लेजर तोप से निशाना साधे जाने के बाद लुओ फैंग बेहद नाराज था। वह पहले से ही ली याओ को अपना जानी दुश्मन मानता था। फिलहाल दोनों के बीच का रिश्ता जीवन मरण का संघर्ष है, जिसमें समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। ली याओ लुओ फैंग से बहुत नफरत करता था और लुओ फैंग भी ली याओ को एक छिपे हुए खतरे के रूप में खत्म करना चाहता था। धत्तेरी की। ली याओ को क्रोध में लगभग खून की उल्टी आ गई जब उसने देखा कि उसके बेटे को मारने वाला दुश्मन उस पौधे की आत्मा को छीनकर चला गया, जिसे काटने में उसने इतनी मेहनत की थी। नहीं, हो सकता है कि लुओ फैंग को पहले से ही पौधों और पेड़ों की आत्माओं के बारे में पता हो और हो सकता है कि वह एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल को बता दे। ली याओ का दिल कांप उठा। यदि एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल को पौधों की आत्मा के बारे में पता था और वह इसके लिए लड़ने आया था, तो एकमात्र उच्च स्तरीय युद्ध देवता के पास इससे निपटने का कोई रास्ता नहीं होगा। कुछ हिचकिचाहट के बाद उन्होंने अंततः अपनी पत्नी विनीना पोलेनास के परिवार से संपर्क करने का निर्णय लिया। हालांकि लुओ फैंग को पौधों और पेड़ों की आत्मा प्राप्त थी, फिर भी उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने किरिशिमा की स्थिति की सूचना एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स हॉल को दी और हान को तुरंत इसके बारे में पता चल गया। एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के वैश्विक मुख्यालय में हॉन, जो गुप्त रूप से लुओ फैंग की स्थिति पर नजर रख रहा था, यह जानकर तुरंत उठ खड़ा हुआ कि किरिशिमा में पौधों की आत्माएं हैं। और थोर, जो अंदर की कहानी के बारे में कुछ जानता था, वह भी यहीं रुका। हॉन का रूप देखकर वह जल्दी से बोला, भाई हॉन, मैं भी चलता हूं। हॉन ने थंडर भगवान की ओर देखा। लेई शेन मुस्कुराए और बोले, इस किरिशिमा में वाकई बहुत सारी वनस्पति आत्माएं हैं। इसके पीछे जरूर कोई बड़ा राज होगा, शायद इसका वांग यी से कोई संबंध हो। अगर तुम जाना चाहो तो जाओ। हॉन ने मना नहीं किया। एक त्रिकोणीय रक्त लाल लड़ाकू विमान एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के वैश्विक मुख्यालय से उड़ा और तेजी से ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप की ओर बढ़ गया।
इस बार होंग और लेई शेन के अलावा होंग के 3 निजी गार्ड भी उनके साथ थे। चाहे वह पौधों की आत्माएं हों, किरिशिमा का रहस्य हो या वांग यी और किरिशिमा के बीच संबंध हो, होंग के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करना पर्याप्त था। मैं भी जाऊंगा। वैश्विक निगरानी के जरिए वांग यी को तुरंत खबर मिल गई कि होंग और लेई शेन एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के वैश्विक मुख्यालय से निकल चुके हैं। वह मुस्कुराया और अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। एक त्रिकोणीय काला लड़ाकू विमान पहले से ही महल के ऊपर मंडरा रहा था। उसकी चिकनी वक्रता और ठंडी चमकदार धात्विक आभा उसे किसी क्रूर जानवर जैसा बना रही थी जो अपने शिकार को निगलने के लिए तैयार था। अब बरमूडा परिवर्तन के बाद ब्लैक ड्रैगन लड़ाकू का प्रदर्शन, रक्षा और उड़ान की गति अतीत से कहीं आगे है और यह होंग के प्रागैतिहासिक स्तर के बुद्धिमान लड़ाकू से भी अधिक मजबूत है। गृह स्तर की बात तो दूर, यहां तक कि तार्कीय स्तर पर भी इसकी सुरक्षा को तोड़ना मुश्किल होगा। ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप पर जाओ। वांग यी ने ब्लैक ड्रैगन लड़ाकू विमान की बुद्धिमान प्रणाली को आदेश दिया। ब्रश। ब्लैक ड्रैगन लड़ाकू विमान बिजली की चमक में बदल गया और तेजी से बाहर निकल आया। पलक झपकते ही वह एक छोटे से बिंदु में बदल गया और क्षितिज में गायब हो गया। किरिशिमा। बूम। गैस का एक विस्फोट हुआ और लुओ फैंग एक धुंधली छवि में बदल गया, ली याओ की ओर दौड़ा। उत्पन्न हुई हवा की लहर ने रास्ते में कुछ पौधों को सीधे तोड़ दिया। लुओ फैंग के शरीर से प्रकाश की 6 काली धारियां निकली, जिससे ली याओ को बचने का कोई मौका नहीं मिला और उन्होंने एक के बाद एक ली याओ के शरीर पर बमबारी की। प्रत्येक उड़ते हुए चाकू ने उसे बहुत जोर से और अद्भुत भेदक शक्ति के साथ मारा। ली याओ के शरीर की सतह पर काली झिल्ली थोड़ी उभरी हुई थी, लेकिन उड़ते हुए चाकू से वह बिल्कुल भी नहीं छिदा। वह फिर तेजी से बाहर निकल गया। बेवकूफ, लुओ फैंग, ली याओ गुस्से में था। जब से लुओ फैंग भूमिगत से बाहर आया है, तब से सब कुछ बदल गया है। लुओ फैंग, जिसका मूल रूप से ली याओ द्वारा शिकार किया जा रहा था, ने उच्च स्तरीय युद्ध देवता के शिखर पर एक अध्यात्मवादी की भयानक शक्ति का प्रदर्शन किया। ली याओ पहली नजर में ही चकनाचूर हो गया और उसका कोई मुकाबला नहीं था। यदि ब्लैक गॉड सूट न होता जो अधिकांश प्रभाव को संतुलित कर सकता था, तो वह लुओ फैंग द्वारा बहुत पहले ही मार दिया गया होता। और अब ली याओ एक आवारा कुत्ते की तरह घबराया हुआ था और भागने की पूरी कोशिश कर रहा था। लुओ फैंग ने पीछे से उसका निर्दयतापूर्वक पीछा किया। अगर तुम सांप को नहीं मारोगे, तो वह तुम्हें काट लेगा। लुओ फैंग की आकृति एक प्रेत में बदल गई, जो बिजली की गति से उसके सामने काली आकृति का पीछा कर रही थी। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी थी। ली याओ इतना दुष्ट और बेईमान है कि अपने आसपास के लोगों की खातिर भी वह ली याओ को जीवित नहीं रहने देगा। ली याओ का लुओ फैंग से कोई मुकाबला नहीं था और उसका केवल पीछा किया जा सकता था। लेकिन उनके सहायक, उनकी पत्नी विनीना पोलेनास के परिवार के लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन ब्लैक गॉड सूट के साथ लुओ फैंग के लिए ली याओ को मारना मुश्किल होगा। इसके अलावा दोनों तरफ की गति ध्वनि की गति से भी ज्यादा थी। ली याओ ने चालाकी से मोड़ लिया और लुओ फैंग गलती से दौड़कर वहां पहुंच गया। जब वह ली याओ को ढूंढने के लिए पीछे मुड़ा, तो मामला पेचीदा हो गया। वांग यी ने अपना सिर हिलाया जब उन्होंने किरिशिमा पर छोड़े गए निगरानी फुटेज के माध्यम से उस दृश्य को देखा जहां लुओ फैंग और ली याओ का पीछा किरिशिमा पर लुका छिपी के खेल में बदल गया। लुओ फैंग की वर्तमान ताकत के साथ ली याओ को हराना आसान है, लेकिन उसे मारना थोड़ा मुश्किल है। आखिरकार ली याओ के पास ब्लैक गॉड सूट है। हालांकि वांग यी, होंग और थोर के स्तर के लोगों के लिए, भले ही पृथ्वी के अन्य ग्रह स्तर के सदस्य ब्लैक गॉड सूट पहन लें, उन्हें आसानी से मारा जा सकता है। ली याओ, जो लुओ फैंग से छिप रहा था, को एहसास हुआ कि खेल खत्म हो गया था जब उसे पता चला कि लुओ फैंग की ताकत बहुत बढ़ गई थी और वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। जहां तक एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल की बात है, कोई नहीं जानता कि वह कब आएगा। क्या तब तक लुओ फैंग और भी ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो जाएगा? हताश और हार मानने को तैयार न होते हुए उसने किरिशिमा का रहस्य पूरी दुनिया में फैला दिया, जिससे दुनिया के सभी शक्तिशाली लोगों को पता चल गया। एक क्षण के लिए पूरी दुनिया की निगाहें किरिशिमा पर टिक गईं। लुओ फैंग, जो किरिशिमा के ऊपर आकाश में ली याओ का पता खोज रहा था, ने अचानक अपना सिर घुमाया और दूरी पर एक खूनी छवि देखी। पलक झपकते ही वह उसके सामने प्रकट हो गया। तभी एक जोरदार विस्फोट की आवाज सुनाई दी। रक्तलाल त्रिकोणीय लड़ाकू विमान को देखकर, जो एक शिकारी पक्षी की तरह दिखता था, जिसे वह अभी भी स्पष्ट रूप से याद करता था, लुओ फैंग ने आश्चर्य व्यक्त किया। बहुत खूब। दरवाजा खुला और एक लंबा और सीधा व्यक्ति बाहर निकला। वो तीखे छोटे बाल, कठोर चेहरा, काला कोट। यह एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल होंग का प्रधानाध्यापक था। होंग के ठीक पीछे एक गंजा युवक बाहर आया, जिसने सफेद चोगा पहना हुआ था और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी, जिससे लोगों को चमक और गर्मजोशी का एहसास हो रहा था। वहां काले वस्त्र और सुनहरे मुखौटे पहने 3 पुरुष और महिलाएं भी थीं, जिनका स्वभाव अलग अलग था और वे चुप थे। मास्टर, लुओ फैंग ने थोड़ा झुककर कहा। लेकिन मैं बहुत घबराया हुआ महसूस कर रहा हूं। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल को खबर देने के कुछ ही देर बाद होंग लोगों को वहां ले आएगा। उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से। ली याओ, जो दूर एकांत कोने में छिपा था, ने भी ऊपर देखा और खून से लाल लड़ाकू विमान को चांदनी में ठंडी और तीखी रोशनी बिखेरते देखा। उसका दिल बैठ गया और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। होंग। यह वास्तव में होंग है, एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल का मालिक, जो व्यक्तिगत रूप से आया है।
और थंडर गॉड, एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल के 3 निजी रक्षक। ली याओ और भी अधिक हताश महसूस करने लगा। अकेले लुओ फैंग ने उसे अजेय महसूस कराया। हॉन, लेई शेन और 3 निजी रक्षकों का तो कहना ही क्या, जो सभी युद्ध के देवता से भी अधिक शक्तिशाली थे और उनमें से प्रत्येक में उसे आसानी से मारने की क्षमता थी। यदि एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल ने लुओ फैंग की मदद करने का फैसला किया होता तो वह निश्चित रूप से आज मर जाता। ली याओ कांप उठा। नहीं, मुझे तुरंत यहां से जाना होगा। और आकाश में हॉन भी लुओ फैंग से बात कर रहा था। दरअसल, अगर लुओ फैंग युद्ध के देवता के शिखर पर आध्यात्मिक गुरु बन भी जाते तो भी वह उन्हें केवल उच्च सम्मान की दृष्टि से ही देखता और उनकी ज्यादा परवाह नहीं करता। हालांकि वांग यी की वजह से लुओ फैंग का उनके दिल में और भी ज्यादा वजन बढ़ गया था। पूरी कहानी समझने के बाद हांग ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, लुओ फैंग, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने हमारे एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल में वनस्पति आत्माओं वाले इतने सारे द्वीप खोजकर बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसलिए इस बार मैं पहल करूंगा और वनस्पति आत्माओं के वितरण में तुम्हारा हिस्सा बढ़ाकर 20% कर दूंगा। हांग के पीछे खड़े 3 निजी सुरक्षाकर्मी थोड़े विचलित हुए। वे सब जानते थे कि हांग ऐसा इंसान है जो दूसरों के लिए नियम आसानी से नहीं बदलेगा, लेकिन अब उसने यह फैसला असल में लुओ फैंग की वजह से लिया था। धन्यवाद, गुरुजी, लुओ फैंग मन ही मन खुश हुआ। अब उसे प्लांट स्पिरिट्स की कीमत भी पता चल गई थी। प्लांट स्पिरिट का एक टुकड़ा बिल्कुल अनमोल और बेहद कीमती था। एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल के नियमों के अनुसार जो व्यक्ति इसे खोजकर इसकी सूचना देता उसे प्लांट स्पिरिट्स का 10% मिलता। अब हांग डुओ ने उसे 10% दे दिया, जिससे इनाम दोगुना हो गया। द्वीप पर इतने सारे प्लांट स्पिरिट्स होने के कारण कुल राशि बहुत बड़ी थी। लुओ फैंग के मामलों से निपटने के बाद हॉन्ग ने उदासीनता से कहा, हिमखंड मास्टर। काले वस्त्र पहने एक आदमी जिसके चेहरे पर सुनहरा मुखौटा था और हॉन्ग के पीछे पहाड़ जैसी ठंडी आभा थी, थोड़ा झुका। जाओ और द्वीप पर पौधों और पेड़ों की आत्माओं को खोजो, हॉन्ग ने कहा। हाँ। काले वस्त्र और सुनहरे मुखौटे वाले व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। फिर वह आगे बढ़ा और धुंधले द्वीप की ओर उड़ चला। जैसे ही हिमखंड धुंध भरे द्वीप की ओर उड़ रहा था, रात के अंधेरे में प्रकाश की एक काली रेखा आश्चर्यजनक गति से ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप की ओर उड़ रही थी। लड़ाकू विमान के केबिन में ली याओ ने असल में किरिशिमा पर वनस्पति आत्माओं के अस्तित्व की खबर पूरी दुनिया में फैला दी। काले और लाल रंग की लड़ाकू वर्दी पहने काले बालों वाले लड़के ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। लगता है लुओ फैंग ने ली याओ को एक ऐसी विकट स्थिति में धकेल दिया है जहां से उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। उसने बस हार मान ली है। वांग यी की वर्तमान वैश्विक निगरानी से वे देख सकते हैं कि दुनिया भर के कई स्थानों से शक्तिशाली लोग लगातार किरिशिमा की ओर बढ़ रहे हैं। जाहिर है, बड़ी संख्या में पौधों की आत्माओं के साथ एक नई खोजी गई जगह ने कई शक्तिशाली लोगों और ताकतों का ध्यान आकर्षित किया है और वे सभी उसके का एक टुकड़ा प्राप्त करना चाहते हैं। 5 प्रमुख शक्तियां HR भूमिगत गठबंधन, प्रमुख आधार शहर, सभी पक्षों के शक्तिशाली लोग, लगभग सभी जो स्वतंत्र थे वे यहां आए। अब यह जीवंत है, वांग यी हंसा। हालांकि एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल वहां पहले पहुंच गया था और उसे पूरी बढ़त हासिल थी। अन्य सेनाओं के लिए इसका फायदा उठाना शायद आसान नहीं होगा। हॉन्ग अकेले ही सभी को जल्दबाजी में काम करने से डराने के लिए पर्याप्त है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि वहां एक थोर भी है। रात के अंधेरे में किरिशिमा बहुत रहस्यमय और शांत है, लेकिन द्वीप पर एक आकृति लगातार घूम रही है और विशाल गैस विस्फोटों की आवाजें सुनी जा सकती हैं, जिससे बहुत शोर होता है। आकाश में हांग और अन्य लोग नीचे नहीं गए। लेई शेन मुस्कुराते हुए लुओ फैंग से बात कर रहे थे। अचानक वे सभी अपना सिर घुमाकर एक दिशा में देखने लगे। धमाका। हवा अचानक कांप उठी और पलक झपकते ही सबके ऊपर एक काली रोशनी की लकीर छा गई। यह एक स्याही से काले रंग का त्रिकोणीय लड़ाकू विमान था। दिखने में यह सुव्यवस्थित त्रिकोणीय लड़ाकू विमान रंग को छोड़कर होंगहुआंग श्रेणी के बुद्धिमान लड़ाकू विमान जैसा ही है, जिस पर होंग सवार है। धमाका, दरवाजा अपने आप खुल गया। अगले ही क्षण काले और लाल रंग की लड़ाकू वर्दी पहने एक काले बालों वाला लड़का, उसकी पीठ पर 2 तलवारें लगी हुई थीं और उसके पैरों के नीचे एक चांदी ग्रे शटल था, वह उड़ गया। वांग यी, होंग और लेई शेन दोनों के चेहरे पर अजीब भाव थे, जैसे कि वे थोड़ा आश्चर्यचकित थे, फिर भी उन्होंने इसे हल्के में लिया। लुओ फैंग ने सबसे अधिक प्रतिक्रिया तब व्यक्त की जब उसने देखा कि यह एक परिचित दोस्त था जो अचानक प्रकट हुआ। वांग यी। वांग यी ने पहले लुओ फैंग को देखकर मुस्कुराया, फिर होंग और लेई शेन की ओर थोड़ा सा सिर हिलाया। मास्टर होंग, थंडर भगवान। उनका शांत और स्वाभाविक अभिवादन ऐसा था मानो वे 2 परिचितों का अभिवादन कर रहे हों। हालांकि हांग के 2 निजी गार्ड भी वांग यी की वास्तविक स्थिति के बारे में थोड़ा जानते थे और हांग ने उन्हें वांग यी को उकसाने के लिए नहीं याद दिलाया, इसलिए उन्होंने अपेक्षाकृत शांति से व्यवहार किया। लुओ फैंग थोड़ा उलझन में था। मुझे लगता है कि दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली लोगों के सामने मेरे अच्छे दोस्त का रवैया थोड़ा ज्यादा ही अहंकारी है। वांग यी, तुम यहाँ क्यों हो? लुओ फैंग पूछे बिना नहीं रह सका। वांग यी ने बिना पलक झपकाए कहा, लुओ फैंग, मैं भी एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल का एक वरिष्ठ सदस्य हूँ। यह जानने के बाद कि लियाओ आपका पीछा कर रहे हैं, मैं तुरंत यहाँ पहुंचा। लेकिन ऐसा लगता है कि आप ठीक हैं। मुझे आश्चर्य है कि लुओ फैंग की क्या प्रतिक्रिया होगी यदि उसे पता चले कि एक मानसिक गुरु के रूप में उसकी पहचान, जिसे उसने इतने लंबे समय तक छुपाया था, उसके करीबी दोस्त के योगदान के कारण उजागर हुई है।
बेशक लुओ फैंग को यह सब नहीं पता था। जब उसने वांग यी की बातें सुनी तो उसने सोचा कि वह अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित होकर यहाँ तक आया है और वह भावुक हुए बिना नहीं रह सका। अंदर की कहानी जानने वाले होंग और लेई शेन ने पूरी प्रक्रिया के दौरान वांग यी के झूठ को देखा और उनके मुंह से निकला। हालांकि वांग यी द्वारा उन्हें दिए गए अनगिनत फायदों को देखते हुए वे आखिरकार चुप रहे और वांग यी के झूठ का पर्दाफाश नहीं किया। जब वांग यी और लुओ फैंग बात कर रहे थे, द्वीप पर लड़ाई तेज होती जा रही थी। अचानक हम थंडर के देवता होंग ने भौहें चढ़ाईं और उसी समय किरिशिमा की ओर देखा। वांग यी ने भी इसे देखा और मुस्कुराते हुए नीचे देखा। अगले ही क्षण एक अस्त-व्यस्त आकृति बिजली की गति से द्वीप से बाहर निकली। उसके पीछे 20 सेंटीमीटर व्यास वाली एक काली और बैंगनी बेल थी। मोहन बेल बाहर है। बॉस से मिले इनाम के लिए धन्यवाद। क्या यह आप हैं? अध्याय 86 बाबाता मेरे पास अभी भी एक मौका है। हा हा हा। होंग की प्रसन्नता और आनंद भरी हंसी उस द्वीप पर गूंज उठी जो युद्ध में नष्ट हो गया था। मूल इतिहास की तरह वांग यी के हस्तक्षेप के बिना होंग ने शीघ्रता से कार्य किया और मोयुन टैंग को अपनी इच्छानुसार वश में कर लिया। थोड़ा थोड़ा धीमा था और बगल से केवल ईर्ष्या ही की जा सकती थी। वांग यी बिना कुछ कहे मुस्कुराया जबकि लुओ फैंग और भी अधिक उलझन में दिखे। इस समय बड़ी संख्या में उड़ते हुए लड़ाकू विमान किरिशिमा को घेरे हुए थे और लगभग 20 लोग हवा में खड़े थे, लेकिन उन्होंने पास जाने की हिम्मत नहीं की। वे सभी विस्मय से आकाश में काले कपड़े पहने उस आदमी को देख रहे थे। इस युद्ध में होंग ने ग्रह स्तर पर अपनी अद्वितीय शक्ति का प्रदर्शन किया। उन गृहस्थ सांसदों को हीन महसूस कराओ। दुर्भाग्य से ली याओ होंग और मो युनतिंग के बीच पिछली लड़ाई से प्रभावित थे और कोई नहीं जानता था कि उनकी मृत्यु कहां हुई। लेकिन अब ली याओ की मौत की किसी को परवाह नहीं है। यहां तक कि बोलेनास परिवार के युद्ध देवता भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते। वहां उपस्थित सभी लोगों की निगाहें द्वीप पर टिकी रहीं। हालांकि मुझे नहीं पता कि वह राक्षस जैसी लंबी बेल क्या है, लेकिन यह एक अकल्पनीय अच्छी चीज होनी चाहिए जो होंग को, जो आमतौर पर अपनी भावनाओं को भावशून्य रखता है, इतना उत्साहित कर सकती है। होंग को मुड़कर उड़ते हुए देखकर कुछ लोग खुद को रोक नहीं पाए और द्वीप की ओर उड़ चले। मोन बेल प्राप्त करने के बाद हान का मूड अच्छा था और उसने उन लोगों को नजरअंदाज कर दिया। उसके निजी रक्षक बिंगशान ने द्वीप के लगभग सभी पौधों और पेड़ों की आत्माओं को इकट्ठा कर लिया था, इसलिए कुछ लाभ अन्य बलों को देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि उन्हें इसकी परवाह नहीं थी, फिर भी उनके निजी रक्षक बिंगशान शेष बचे पौधों की आत्माओं की खोज जारी रखने के लिए द्वीप पर ही रुके रहे और जल्द ही द्वीप पर हिंसक गैस विस्फोटों की आवाजें सुनाई देने लगीं। उम्मीद की जा सकती है कि इस बार किरिशिमा में एक्सट्रीम डोजो सबसे बड़ा विजेता होगा। होंग के हस्तक्षेप रवैये के कारण अधिक लोग द्वीप की ओर दौड़ पड़े और किरिशिमा अचानक जीवंत हो गया। लुओ फैंग भी कोशिश करने के लिए उत्सुक था। इस समय वांग यी ने कहा, लुओ फैंग, क्या हम नीचे जाकर एक साथ देख सकते हैं? ठीक है। लुओ फैंग मूल रूप से नीचे जाना चाहता था और जब उसने देखा कि उसका अच्छा दोस्त उसके साथ जा रहा है, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। होंग और लेई शेन, जो जाने वाले थे, रुके और एक दूसरे को देखने लगे। वे भी नहीं गए। लुओ फैंग अभी भी वांग यी की असली ताकत के बारे में स्पष्ट नहीं था और सोचता था कि वह भी उसकी तरह एक उच्च स्तरीय युद्ध देवता स्तर का अध्यात्मवादी था। लेकिन होंग और लेई शेन वांग यी की असली ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट हैं। यह द्वीप अवश्य ही कोई बड़ा रहस्य छुपाए हुए है। और उस अंतरिक्ष यान पर किरिशिमा से 10,000 मीटर नीचे बाबाता फिर से उत्साहित हो गया। मैं आती हूँ। कितने लोग? मोन बेल के बीज को फेंकना मेरे लिए सार्थक है। यह वही कमीना है। बाबाता, जो पहले खुश थे, को अचानक कुछ महसूस हुआ और वे गुस्से से खड़े हो गए। उसकी रक्त लाल आंखें खुली हुई थीं और उसके प्यारे नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे जिससे वह दांत पीस रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? दूसरी ओर वांग यी और लुओ फैंग भूमिगत यात्रा कर रहे थे। अभी अभी वांग यी ने लुओ फैंग को सच्चाई का एक हिस्सा बताया और लुओ फैंग को बताया कि वह पहले से ही एक गृहस्तरीय महाशक्ति है। लुओ फैंग हैरान रह गया। तब वांग यी ने लुओ फैंग को बताया कि उसके गृहस्तरीय महाशक्ति बनने का कारण यह था कि उसने पिछले साल अगस्त में ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप पर जीवन मरण के साहसिक कार्य के दौरान गलती से एक खजाना प्राप्त कर लिया था। वांग यी की ताकत को प्रमाण के रूप में देखते हुए लुओ फैंग ने बिना किसी संदेह के इस पर विश्वास किया। इसके अलावा वांग यी को उससे झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लुओ फैंग को यह सोचकर आभार महसूस हुआ कि वांग यी ने उसे इतना महत्वपूर्ण रहस्य बताया है। एक अच्छा भाई क्या होता है? यही है। यदि हमारे पास धन है तो हम सब मिलकर उसे बना लेंगे। लेकिन वांग यी शांत रहे। वह जानता था कि बाबाता ने उनके आगमन पर ध्यान दिया होगा, लेकिन पिछले पाठ के बाद वह नहीं जानता था कि इस बार बाबाता क्या करेगा। इसलिए थोड़ी देर तक भूमिगत खोज करने के बाद वांग यी ने बहाना बनाया कि दो लोगों के लिए एक साथ खोज करना बहुत अक्षम है, इसलिए अलग होना बेहतर होगा। लुओ फैंग को तो कोई आपत्ति नहीं थी, उसने भी यही सोचा था। अगर दो लोग मिलकर कोई खजाना पालें, तो वे उसे कैसे बांटेंगे और किसका होगा? इसके अलावा उसे वांग यी से म्यूयाजिंग के बारे में जानकारी पहले से ही पता थी, इसलिए वह अकेले ही इसकी तलाश कर सकता था। उसी क्षण दोनों लोग अलग हो गए।
जाने से पहले वांग यी ने लुओ फैंग को एक विचार दिया कि वे जितनी गहराई में जाएंगे म्यूया क्रिस्टल मिलने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। बेशक यह उसका अनुभव था और लुओ फैंग क्या करता यह उस पर निर्भर था। लुओ फैंग ने वांग यी के शब्दों को दृढ़ता से ध्यान में रखा। लुओ फैंग, मैं केवल इस बिंदु तक ही आपकी मदद कर सकता हूं। वांग यी ने खुद से सोचा जब उसने लुओ फैंग की आकृति को अपनी दृष्टि से गायब होते देखा। दूसरी ओर होंग और लेई शेन भी भूमिगत खोज कर रहे थे। भाई होंग, वांग यी लुओ फैंग को कहां ले गया? सफेद लबादे वाला गंजा युवक पूछे बिना नहीं रह सका। क्या हम यहाँ यूं ही बेमतलब रहेंगे? सीधे वांग यी से ही क्यों न पूछ लिया जाए? यह अनुचित है। हांग ने लेई शेन के प्रस्ताव को सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया। अगर वांग यी हमें बताना चाहता तो वह हमें बहुत पहले बता चुका होता। उसने लुओ फैंग को अकेले इसलिए बुलाया था ताकि शायद हमसे बच सके। लुओ फैंग बहुत भाग्यशाली है कि वांग यी उसे इतना महत्व देता है। लेई शेन ईर्ष्या महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। हर किसी के पास अपने अवसर होते हैं और आप उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। होंग बहुत खुले विचारों वाले हैं। इसी बात पर, भाई होंग, इस बार तुम्हें इस द्वीप पर सचमुच एक मौन बेल मिली है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। लेई शेन बुदबुदाया, उस बच्चे के पास भी एक मौन बेल है। उसे जरूर पता होगा कि इस द्वीप पर मौन बेल बहुत समय से मौजूद है, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। मैंने उसे बेकार में इतनी सारी ड्रिंक्स पिलाई। होंग और लेई शेन के अलावा पृथ्वी पर अन्य शक्तिशाली लोगों ने भी कोहरे द्वीप और झील की पूरी तरह से खोज करने के बाद अपना ध्यान भूमिगत की ओर लगाया। हम अंधेरी चट्टानी संरचना में चट्टान और मिट्टी के बीच तेजी से आगे बढ़ रहे दो आदमियों में से एक थंडर गॉड ने अचानक अपना चेहरा बदल लिया। भाई होंग, क्या तुम्हें कुछ गंध आ रही है? होंग भी रुक गया और दोनों ने एक ही समय पर एक ही दिशा में देखा। उस दिशा से चावल की हल्की सुगंध आ रही थी। होंग और लेई शेन ने एक दूसरे को देखा। धमाका! दोनों लोगों की गति तुरंत चरम पर पहुंच गई। पलक झपकते ही वे चट्टान की परत तोड़कर एक भूमिगत नदी तक पहुंच गए। अंधेरे में नदी के ऊपर एक पारभासी सफेद क्रिस्टल लटका हुआ था जिससे हल्की चावल की सुगंध आ रही थी। मुया जिंग। दूसरी तरफ लुओ फैंग भी उत्साह से एक कोने में गया और जमीन पर पड़े दो लकड़ी के क्रिस्टल उठा लिए। यह म्यू याजिंग है, बिल्कुल वैसा ही जैसा वांग यी ने बताया था। लुओ फैंग की सांसें तेज हो गईं। वह पहले से ही जानता था कि एक म्या क्रिस्टल एक युद्ध देवता को केवल एक महीने में युद्ध देवता से आगे के स्तर तक पहुंचने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त था। मैं, लुओ फैंग, सचमुच एक दिन ऐसा आएगा जब मैं युद्ध के देवता से भी बढ़कर एक प्राणी बनूंगा। लुओ फैंग को वह दिन याद आ गया जब वह युद्ध के देवता लू गैंग के अंतिम संस्कार में शामिल होने गया था। जब उसने पहली बार युद्ध के देवता पार्षद झू को देखा तो जियांगन बेस सिटी के सभी गणमान्य व्यक्ति और राजनेता उसका स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े। और अब वह भी उस तरह का सुपर अस्तित्व बन सकता है। पहले इसे हटाओ। लुओ फैंग ने ध्यान से दो म्यूया क्रिस्टल को हटा दिया। फिर उसने उत्साह से अंधेरे में गहराई से देखा। मेरे दिल में एक इच्छा जाग उठी। यहां से ही आपको दो लकड़ी के क्रिस्टल मिल सकते हैं। अगर आप खोज जारी रखेंगे तो शायद आपको और भी मिल जाएं। हर कोई लालची है और लुओ फैंग कोई अपवाद नहीं है। अनजाने में ही वह उस अंतरिक्ष यान के करीब पहुंच रहा था जहां बाबाटा था। चट्टान की परतों में छिपे एक प्राचीन अंतरिक्ष यान के अंदर। हे। बाबाटा काले वस्त्र पहने हुए और एक प्यारे से छोटे शैतान की तरह दिख रहे थे। आभासी सिंहासन पर बैठे थे। अंतरिक्ष यान के डिटेक्टर द्वारा देखे गए लुओ फैंग के प्रकाश बिंदु को धीरे धीरे अपने पास आते हुए देख रहे थे और उनके चेहरे पर अभिव्यक्ति धीरे धीरे विकृत हो रही थी। मेरे पास बाबाटा अभी भी एक मौका है। मैं इस बार वह गलती कभी नहीं करूंगा। बेचारा लुओ फैंग, उसे नहीं पता कि आगे उसका सामना किससे होगा।